Hello friends, welcome to Paralegal Study BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसकी हम आगे यूनिट करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से आप इस यूनिट को काउंट करोगे तो ये 10th यूनिट पड़ेगी, और अगर आप थर्ड ब्लॉक के हिसाब से करोगे तो ये सेकंड यूनिट है। तो ये जो यूनिट है ये है इवेलुएटिंग एंड अडेप्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसमें देखो दो चीज़ों पे जोर है, एक तो इवेलुएशन के ऊपर और एक अडेप्टेशन के ऊपर, कि कैसे चीज़ों को आप इवेलुएट करोगे और जो मटेरियल है उसको कैसे आप उसमें नई जो चीज़ें हैं वो अडेप्ट करोगे। तो उससे रिलेटेड है ये। देखो इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे पिछली यूनिट मैंने आपको बताया था कि उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बेस पे उन यूनिट को पढ़ना ज़्यादा सही है। सेम है इसमें भी हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बेस पे ही इस यूनिट को अप्रोच करेंगे। तो जैसे देखो आपको ध्यान से सुनना है। पहला है कि क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड ऑन द इवेलुएशन जो प्रोसेस है इवेलुएटिंग द टेक्स्ट बुक, उसके आधार पे हम पहले क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। तो देखो उसमें जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हाउ इज़ इवेलुएशन डिफरेंट फ्रॉम एनालिसिस। दो वर्ड होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि एनालिसिस करना और दूसरा कोई आपसे कहे कि इवेलुएशन करना, इसमें क्या अंतर होता है। तो देखो इवेलुएशन जो होता है, इवेलुएशन इज़ व्यूइंग द मटेरियल इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट्स नीड। मान लो आपने कोई मटेरियल उठाया और मटेरियल उठा के आपने पाया कि मेरे लिए स्टूडेंट्स के मतलब एज ए स्टूडेंट कि मेरे लिए वो कितना यूज़फुल है या नहीं, तो और वो मेरी नीड को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। तो ये जो चीज़ है ये हुई इवेलुएशन। लेकिन एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस इज़ लुकिंग एट द एक्चुअल मटेरियल इंक्लूडिंग इन द टेक्स्ट। तो दो तरीके से फिर से समझा रहा हूँ। मान लो मैंने कहा कि इग्नू का मटेरियल उठाया। अब इग्नू का मटेरियल आप जो उठा के पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ आपका इतना ही तो टारगेट है ना, एग्ज़ाम पास हो जाओ आप। लेकिन मान लो मैं तो कोई एग्ज़ाम पास करने में नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एज ए टीचर मान लो जब उसको उठा रहा हूँ ना आपके मटेरियल को, तो मेरा क्या काम होगा, मैं एनालिसिस करूँगा वहाँ पे कि ये जो ये जो मटेरियल है कि इसमें कितना कुछ रिसर्च किया हुआ है, क्या इसमें और चेंजेस हो सकते थे, क्या ये बेहतर है नहीं है, क्या इसकी लैंग्वेज थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, इस तरीके से। तो एनालिसिस में थोड़ा सा आप उसको ब्रॉडर वे में ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर टू व्यू। टेक्स्ट बुक को लेके जनरली क्या व्यू होते हैं। तो सम पीपल बिलीव दैट जो टेक्स्ट बुक हैं आर नो वैल्यू एज दे डोंट इंक्लूड एनी चेंज। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जो बुकें होती हैं ना वो बहुत ही मतलब उसमें ना कोई रिसर्च होता ना एक्सपेरिमेंट, वो ना कोई फीडबैक लिए जाते, तो वो पुराने उस पर चलती है। लेकिन कुछ अदर थॉट है भी है, वो कहता है कि नहीं, जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं टीचर और लर्नर दोनों के लिए, तो इसीलिए उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है और उसमें कंटिन्यू अपडेशन जो है वो होना चाहिए। तो दो तरीके की व्यू हैं टेक्स्ट बुक को लेके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द एरिया वी नीड टू लुक एट व्हेन इवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक। जब हम किसी भी टेक्स्ट बुक को इवेलुएट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि भाई ये लर्नर जो है उसको अपील कर रहा है या नहीं, मीन्स उसको पसंद आ रहा है या नहीं। दूसरा उसकी क्रेडिबिलिटी, कि मटेरियल अब इग्नू का मटेरियल है तो हाँ इसको ऑफ कोर्स अच्छे लोगों ने, जो टीचर्स हैं प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने इन यूनिट्स को तैयार किया है तो क्रेडिबिलिटी है। फिर वैलिडिटी ऑफ द मटेरियल, कि ये जो मटेरियल है ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है या नहीं, बिल्कुल है जी, तो ये वैलिडिटी भी है इसमें। अवेलेबिलिटी, कि मटेरियल आपको अवेलेबल है, बिल्कुल है, आप फिज़िकल तो ले ही सकते हैं ऑफलाइन, अदरवाइज़ आप जो डाउनलोड भी ऑनलाइन भी गूगल की इससे इग्नू की साइट पे जाके कर सकते हैं। हाँ जी अवेलेबिलिटी है, तो ये देखेंगे। इसके अलावा कि वैल्यू की कितना उससे हमें निकल के आ रहा है, उससे आउटपुट कितना निकलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि अपील लर्नर को अच्छा लगना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, और वो अवेलेबिलिटी मीन्स एबिलिटी कहो, अवेलेबिलिटी बोलो कि वो अवेलेबल होगा या नहीं। इसके अलावा उसकी वैल्यू, कि अगर पढ़ने के बाद उससे हमारे काम की चीज़ें निकलेंगी, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल होगा या नहीं, ये चीज़ें हमें कीप इन माइंड व्हेन वी इवेलुएट टेक्स्ट बुक। तो ये कुछ इवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन बताए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस। अब कि इवेलुएटिंग जो टेक्स्ट बुक है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला है कि वाई इज़ वाई इज़ दिस टास्क ऑफ इवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि टेक्स्ट बुक को इवेलुएट जो करना ये क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या ऐसी मतलब इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ है कि हमें उसको इवेलुएट करना चाहिए इनको टेक्स्ट बुक को।
तो देखो उसमें ये कह रहा है कि जब हम इवेलुएट करते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ इवेलुएशन, तो टेक्स्ट बुक जो है ना वो बहुत कुछ बताती है। टीचर्स जो मैंने अभी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया, टीचर देखता है कि ये जो बुक है ये प्रॉपर उसमें लैंग्वेज सही है नहीं, क्या उसको और बेहतर बनाया जा सकता था, क्या वो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदेमंद पहुँचाने वाली है। अभी जैसे मान लो आप किसी टीचर से जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो टीचर बोलते हैं ना कि स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ो, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, कोई और अदर बुकें मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, विपिन चंद्रा की बुक पढ़ो। तो ऐसा क्या है ये, इसका मतलब है साफ है कि उन्होंने उस टेक्स्ट बुक को इवेलुएट किया है और वो फेमस बुकें हैं, तो वो टीचर आपको बोलते हैं पढ़ने के लिए। और दूसरा, वो टीचर हमेशा वो बुकें आपको पढ़ने के लिए बोलेगा जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, जो चेंजेस भी करते हैं। जैसे अभी एडिशन, जो बुक के एडिशन आते हैं, ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांत अपनी एडिशन नए नए निकालेगा और जो राइटर्स हैं वो निकाल लेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और इसीलिए इवेलुएशन जो पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर इवेलुएट ही ना करे मान लो, तो क्या होगा, फिर जो राइटर्स हैं वो पुराने अपना ही जो मेथड है उसी का ही उन्होंने लिखा हुआ है, ना कोई चेंजेस कर रहे, तो उससे लर्नर को तो फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला। तो ये है इसका इम्पोर्टेंट जो पार्ट। नेक्स्ट है कुछ क्राइटेरिया बताओ कि जब आप टेक्स्ट बुक को असेस्ट करते हो तो इसमें असेसमेंट के कुछ क्राइटेरिया बताओ, और स्पेशली विलियम्स ने कुछ क्राइटेरिया बताए थे, उसको हमें बताना है कि विलियम्स ने क्या बोला है। तो अगर हम बात करें कि विलियम्स प्रेजेंट ए स्कीम फॉर इवेलुएशन विच कैन बी यूज्ड फॉर द चेकलिस्ट ऑफ आइटम्स रिलेवेंट इन द लैंग्वेज टीचिंग। तो कह रहे विलियम्स ने कुछ ऐसे इवेलुएशन मेथड बताए थे जो लैंग्वेज टीचिंग जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। वो पहला जो वो उन्होंने जो बोला था वो था अप टू डेट। बिल्कुल ये कॉमन सेंस भी है कि उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया कि जब आप असेस करो, जब आप इवेलुएट करो इनको बुकों को, तो आप देखो वो अप टू डेट है या नहीं। दूसरा, उसमें गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर नॉन नेटिव्स के लिए भी। जैसे कि मान लो जब आप कोई बुक लिखते हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई जैपनीज़ बुक लिखेगा, कोई चाइनीज़ बुक लिखेगा, मान लो लैंग्वेज की, जैसे जैपनीज़ लैंग्वेज की कोई टीचर बुक लिख रहा है, तो वो ये बात भी तो ध्यान रखेगा ना कि भाई जो जैपनीज़ है जब वो इंडिया में पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे टीचर क्योंकि इतना परफेक्ट नहीं है, जैपनीज़ प्रोफिशिएंसी नहीं है, तो वो जो मटेरियल बनाते दौरान इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे कि आप जो मटेरियल प्रोवाइड करो इस तरीके के करो तो कि टीचर को भी उससे अच्छा ईजी पड़े और टीचर के लिए भी वो हेल्पफुल हो, है ना। तो नॉन नेटिव टीचर्स को मतलब ध्यान में रखते हुए आप वो असेसमेंट करोगे, ये कहना चाह रहे हैं विलियम। दूसरा जो है विलियम्स ने ये भी बोला कि नीड ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज लर्नर, कि आपको जब आप बुकें लिखते हो, जैसे मैंने सेम जैपनीज़ का वापस उठाता हूँ, तो जैपनीज जब बुकें लिखी जाएंगी तो वो इस तरीके से तैयार वो करेंगे ताकि इंडिया में वो बहुत मार्केट, मतलब इन द सेंस ज़्यादातर लोग उससे जैपनीज़ सीख भी पाएँ, ईजी भी बढ़े जैपनीज़ सीखना, और यहाँ के लर्नर को वो फ़ायदा भी पहुँचाए। इसके अलावा जब वो जैपनीज़ बुक लिख रहे हैं तो विलियम के अकॉर्डिंग उसमें सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट भी डालने चाहिए। तो ये सारे वो पॉइंट बता रहे हैं लैंग्वेज से रिलेटेड। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया है, आप ऐसे समझो कि कोई लैंग्वेज से रिलेटेड जब आप टेक्स्ट बुक लिखोगे तो कौन से क्राइटेरिया, कौन से असेसमेंट के क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। तो विलियम्स की ये क्राइटेरिया है कि अप टू डेट हो, नॉन नेटिव टीचर्स के लिए उसमें प्रॉपर गाइडेंस हो, सेकेंड जो लर्नर्स हैं, जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें हों, और सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट भी उसमें डाले हुए हों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन वो है व्हाट आर द सर्चिंग क्वेश्चंस, कि सर्चिंग जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। तो ब्रीन, ये एक थिंकर हैं, उन्होंने बोला है कि सर्चिंग जो क्वेश्चंस के बारे में ये क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। तो देखो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू, जैसे कंपैरिजन से रिलेटेड है, या फिर टेक्स्ट बुक के एडोप्शन से रिलेटेड है, या फिर जो चारों स्किल, मान लो लैंग्वेज आप सीखते हो तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ठीक है, स्पीकिंग, सारी स्किल्स के ऊपर वो जोर दे रही है बुक या नहीं। इसके अलावा जो मेथोडोलॉजी है वो इजी है या नहीं, लर्नर्स की नीड को फुलफ़िल कर रही है या नहीं, प्रॉपर उसमें विजुअल, टेक्स्ट, पिक्चर ये सब हैं या नहीं, डिज़ाइन, उसका लेआउट कैसा है बुक का। ये जो सारी चीज़ें हैं ये ध्यान में रखी जाती हैं। सर्चिंग क्वेश्चन का मतलब है, साफ मैं फिर से बोलता हूँ, जो ब्रेन है ना, ब्रेन ने ये बोला है कि जब कोई मटेरियल है ना, आपको जब मटेरियल तैयार करना हो तो आप किस तरीके के पहले क्वेश्चंस अपने माइंड में लाओगे क्वेश्चन, ये बुक बनाने से पहले। तो वो ये सब चीज़ें हैं कि लेआउट बेहतर हो, बैलेंस उसमें विजुअल, आर्ट, टेक्स्ट ये सब अच्छे खासे हों, चीज़ें बैलेंस हो उसके बीच। दूसरा है जैसे कि वो नीड्स को फुलफ़िल करे, मेथोडोलॉजी इजी हो, प्रॉपर रिसर्च किया हुआ हो, एक बैलेंस हो उसमें कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में। इसके अलावा चारों स्किल को इम्प्रूव करने वाला हो, अपडेटेड हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
ये वैसा ही समझो जैसे विलियम ने बोला था ना, तो ये विलियम और या ब्रीम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। तो ये पूरे सारे मैंने क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इवेलुएटिंग, कि टेक्स्ट बुक को इवेलुएट करने की ज़रूरत क्यों है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे। नेक्स्ट अब चलते हैं प्रिडिक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव जो इवेलुएशन है उसका क्या मतलब है। देखो अगर इसमें अगर हम थोड़ा सा समझें कि प्रिडिक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव इवेलुएशन, तो प्रिडिक्टिव इवेलुएशन इज डिजाइन टू मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट मटेरियल टू यूज़, एंड वेयर एज द रिट्रोस्पेक्टिव इवेलुएशन डिजाइन टू एग्जामिन मटेरियल दे हैव एक्चुअल बीन यूज्ड। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो अगर वाइडर सेंस में मैं बात करूं तो प्रिडिक्टिव इवेलुएशन इज डन व्हेन चूजिंग ए बुक फॉर यूज़, and it could be based on evaluation by expert review of journal. However, these reviews may not be useful for actual use in the particular classroom as the learning context is different. दूसरा तरफ जो रिट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन है विच फोकस ऑन द इवेल्युएशन ऑफ बुक, दैट इज इट हैज़ बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर इट कैन बी यूज्ड अगेन. While using the material, teacher assess whether it works, and at the end they make summative judgments. This is used as a feedback. वापस चलते हैं, दो चीज़ें मैंने आपको बताई, प्रिडिक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन। प्रिडिक्टिव जो इवेल्युएशन होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, टू मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट मटेरियल टू यूज़, कि कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है नहीं करना। ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा एक्सपर्ट के व्यू से। भाई जो टीचर एक्सपर्ट होगा या जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो उस फील्ड में माहिर हैं उनसे पूछोगे ना, उन्होंने कोई बुक बताई आपको कि स्पेक्ट्रम ले लो, कोई अदर बुक बताई लक्ष्मीकांत ले लो, तो वो है कि प्रिडिक्टिव इवेल्युएशन का मतलब है इज़ टू मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट मटेरियल टू यूज़। दूसरी तरफ वेयर एज रिट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन डिज़ाइन टू एग्जामिन मटेरियल दैट हैज़ एक्चुअल बीन यूज्ड। अब मान लो आपने ठीक है उनसे पूछा, लेकिन एक्चुअल में आपने सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े, या आपने जो आपके खुद के आपके पास नोट्स थे, आपने कहीं से कोचिंग के नोट्स थे, सिर्फ उतना ही पढ़ा, तो इन दोनों चीज़ों में अंतर हुआ ना। तो जो प्रेडिक्टिव इवेल्युएशन है मैंने कहा उसमें एक्सपर्ट रिव्यू उन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, एंड वो जो जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से जो अगर आप जो इवेलुएट करते हैं उन मटेरियल के हिसाब से जो उन्होंने जो बोला है तो है प्रेडिक्टिव। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन का मतलब है जो एक्चुअल में फिर जो यूज़ किया गया और आप उसको यूज़ कर रहे हो एज ए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कोई आप रिसर्च और जर्नल्स और जो क्या बोलते हैं एक्सपर्ट की आप हेल्प नहीं ले रहे हो। तो ये है आपका सिंपल प्रेडिक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अब थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चंस एक आध और उसमें कुछ क्वेश्चंस देखें कि जैसे एक है कि एम्पेरिकल इवेल्युएशन जो है वो क्या मतलब होता है उसका। एम्पेरिकल जो इवेल्युएशन है ये क्या है एंड वाई इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन, उसको बेस्ट फॉर्म की इवेल्युएशन क्यों बोलते हैं। तो ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं एम्पेरिकल इवेल्युएशन मीन्स दैट इवेल्युएशन इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। मतलब एम्पेरिकल जो इवेल्युएशन होती है ये आपने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, उसके आधार पे होता है, ना कि थ्योरी के आधार पे। तो एम्पेरिकल इवेल्युएशन कैन बी डन एट बोथ माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल। माइक्रो लेवल होता है छोटे लेवल पे, जैसे आपने अपने एरिया में वो स्टडी किया, रिसर्च किया, कंपेयर किया। मैक्रो बड़े लार्ज लेवल पे, पूरा ग्लोबल लेवल पे। तो सॉरी, एम्पेरिकल इवेल्युएशन मैंने बताया मीन्स इवेल्युएशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। तो इसमें ऑब्जर्वेशन एक्चुअल में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और एक्सपीरियंस के आधार पे आप चीज़ों को अगर इवेलुएट करते हो एम्पेरिकल एवेल्यूशन कहलाती है। इसके एक एग्जांपल से मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो क्या बोलते हैं, किस एग्जांपल से समझे कि हाँ, मान लो मैंने कहा कि जो स्कूल, जो ये स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, एक एग्जांपल के लिए कि उनके स्टूडेंट एक मान लो किसी ने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट पिछड़ते हैं। मान लो एक सिंपल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये फैक्ट उठा एक। तो इसका जो मतलब ये जो मेथड है एम्पेरिकल इवैल्यूएशन, ये कहता है कि आप जाओ, अब स्कूलों में जाओ अपने एरिया में, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट है उस एरिया में आप गए,
करीबन 100 स्कूल 200 स्कूल्स में आप गए, सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहाँ आपने पूछा कि बताओ आपके यहाँ से जो पास आउट थे वो किस किस फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? तो एक डाटा आपने निकाला। फिर आपने सेम प्राइवेट स्कूल का उठाया, तो आपने कंपैरिजन किया। तो ये जो है, क्योंकि आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पे वो जो इवेलुएट किया चीज़ों को, उसी को बोलते हैं एम्पेरिकल इवेलुएशन। ये है सिंपल मैं बात करूँ तो इस ये जो एम्पेरिकल एवेलुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें टीचर अगर ऐसा इवेलुएट करता है तो वो बेहतर तरीके से प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। उसके जो असेसमेंट है, जो वो जब बच्चों को पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, मोर इम्पोर्टेंट होंगे, और उसमें रिसर्च होगी तो प्रोफेशनल जो एम्प्लॉयमेंट है वो इससे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है कि डिफरेंट और अदर टाइप के कुछ इवेलुएशन होते हैं, तो वो क्या हैं? पहला है कि स्टूडेंट बेस्ड इवेलुएशन भी होता है कि जो स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो स्टूडेंट अपने लेवल पे इवेलुएट करते हैं। रिस्पॉन्स बेस्ड इवेलुएशन, कि मान लो अभी फॉर एग्जांपल मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बाई करते हैं उसके बाद वो रिस्पॉन्स मुझे देंगे, तो वो रिस्पॉन्स बेस्ड इवेलुएशन होगा। और एक होता है लर्निंग, कि मैं खुद से कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ और खुद से पढ़ने के बाद मैं अपने लर्निंग के आधार पे उसमें असेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के इवेलुएशंस जो हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है कि जब आप किसी चीज़ को इवेलुएट करते हो तो कौन कौन से स्टेप हैं? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करो, उसके बाद किसी कंक्लूजन तक, रिसर्च तक पहुँचो, और फाइनली अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं, कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन, एनालिसिस द इन्फॉर्मेशन, उसको कंक्लूड करना प्रॉपर रिकमेंडेशंस के साथ, और अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर देना। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक करें वो है अडेप्टिंग मटेरियल। तो देखो प्रॉपर हम एक एक उसको चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चन फॉर्म्स और आंसर्स की फॉर्म में चल रहे हैं, ताकि हमारे लिए वो जो चीज़ें हैं वो बोरिंग ना लगे और बेहतर तरीके से पूरी यूनिट हमें समझ आ जाए। तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अडेप्टिंग मटेरियल, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये जो मटेरियल अडेप्टेशन है इस टर्म का मतलब क्या है? तो एडेप्टेशन ऑफ मटेरियल का मतलब होता है दैट चेंजेस विद द टाइम। जब समय के साथ कोई चीज़ें बदलती हैं तो उसमें आपको इम्प्रूव करना, उसमें कुछ एडिशन करना, कुछ चीज़ों को रिमूव करना, ये होता है मटेरियल का एडेप्टेशन करना। अब आते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव सिंपल है भाई, एक तो कि ये द टीचर्स में विश टू मेक द लेसन्स वेरी पर्सनल, कि मान लो अभी मैं वापस से चलता हूँ, एक कि मैं नोट्स जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो एक तो ये है कि मैं अपने हिसाब से उसमें कुछ चेंज करूँ कि हाँ यार शायद ये चीज़ें मेरे को हटा देनी चाहिए अपने नोट्स से, या इस चीज़ को ऐड कर देना चाहिए। तो पर्सनलाइजेशन भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा मैं अपनी कुछ डाल लूँगा, यहाँ पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शायद ये जो नोट्स में मैंने बात लिखी है ये कम रेलिवेंट है, तो वो पर्सनलाइजेशन, उससे एक तो मतलब खुद के ही आपको समझ आता है चीज़ें। दूसरा लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर वो जो डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। और मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो नोट्स हैं मान लो वो प्रॉपर अप टू डेट हैं या नहीं, उसमें जो फैक्ट्स है, डाटा, वो प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव जो है एडॉप्टेशन के मैंने कहा पर्सनलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। नेक्स्ट है कि 5 अडेप्टेशन प्रोसीजर बताओ। तो वो है कि आप एडिशन कर सकते हो, किसी चीज़ को डिलीट या ओमिशन जिसको बोलते हैं वो कर सकते हो, कोई चेंजेस कर सकते हो तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये लैंग्वेज मुश्किल है तो उसको सिंप्लीफाई करते हो, उसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हो। और रीऑर्डरिंग, मान लो आगे पीछे मैंने टॉपिक लिखे लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये टॉपिक सीक्वेंस में नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं उनको रीअरेंज कर सकता हूँ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 अडेप्टेशन प्रोसेस में। एडिशन, डिलीशन या डिलेशन उसको ओमिशन भी बोलते हैं, मॉडिफिकेशन या चेंज करना, सिंप्लीफिकेशन और रीअरेंजिंग या रीऑर्डर करना। ठीक है, ये है। और मटेरियल अडेप्शन जो उसका सिंपल मैं आपको बता ही चुका था, कुछ चेंजेस करना, कुछ नई चीज़ों को लेके आना, उसमें इम्प्रूव करना, सिंपल भाषा में बात करें वो है मटेरियल अडेप्टेशन। और ऑब्जेक्टिव अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा एक बार बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव एडेप्टेशन के क्या हैं। पहला मैंने बताया पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, द टीचर में विश टू मेक द लेसन्स वेरी पर्सनल टू सूट फॉर द लर्नर, कि भाई उसको लगे कि यार मैं कुछ इंटरेस्टिंग उसको बनाना चाहता हूँ, तो वो पर्सनलाइजेशन मीन्स खुद से ही अपने नोट्स में इस तरीके की चीज़ें करे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उनको बच्चों को समझा पाए। लोकलाइजेशन का मतलब होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट, जैसे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, तो उससे सोशल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन सब मटेरियल्स को, उन सब लर्निंग पार्ट को वहाँ पे ऐड किया जाए, तो वह है लोकलाइजेशन।
और मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वो मेथड जिसमें आप टेक्नोलॉजीज़, पीपीटी, अब एक एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप ऑनलाइन लेक्चर बना रहे हो, इसके अलावा आप और उसमें टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हो, फिर सेम मटेरियल को बिल्कुल आप रिसर्च बेस पे बना रहे हो, तो ये सब आएगा मॉडर्नाइजेशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडेप्टेशन का, पर्सनलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये थे फ्रेंड्स पूरा चैप्टर, और इसके बिल्कुल क्रीम नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे उसको मीन्स नोट्स को बाई कर सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। थैंक यू सो मच।